डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम रिलेटिव मोशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने रिवर बोट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। वहाँ जो बेसिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था वो कुछ ऐसा था। वेलोसिटी ऑफ एनी बोट और स्विमर with respect to water is velocity of boat minus velocity of water. This is velocity of boat relative to river bank. This is velocity of water relative to river bank. Velocity of boat. This is velocity of water, and these two are velocities with respect to ground or river bank. And this is velocity of boat relative to water. Velocity of boat with respect to water. वो पानी के साथ बहने वाली जो चींटी थी वो पानी के रेफरेंस फ्रेम में, उसको बोट की वेलोसिटी ये दिखाई दे रही है। अगर रिवर बैंक पे खड़े आदमी को बोट की वेलोसिटी ये दिख रही है, रिवर बैंक पे खड़े आदमी को वाटर की वेलोसिटी ये दिख रही है, तो पानी के साथ साथ जो ऑब्जर्वर बह रहा है, जिसके लिए पानी स्टिल है, देयर इज नो रिवर एक्चुअली, द ऑब्जर्वर फाइंड्स दैट ही और शी इज लोकेटेड इन ए पॉन्ड, स्टिल वाटर। उस ऑब्जर्वर के लिए बोट की वेलोसिटी वीबी माइनस वीडब्ल्यू होती है। इस इक्वेशन को मैंने आपसे कहा था कि हम मोस्टली ऐसे याद रखेंगे, Vb is equal to Vw plus Vbw. ऐसा, this is equal to this plus this. अब बार बार ये सबस्क्रिप्ट्स लिखने में बड़ी परेशानी होती है, तो हम ऐसा कर लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर को हम आगे के डिस्कशन में v लिखा करेंगे। जब भी मैं v लिखूं तो उसका मीनिंग होगा वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर को हम अपने आगे के डिस्कशन में u लिखा करेंगे, और vb को ऐसे ही लिखेंगे, दिस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बैंक। रिवर बैंक पे खड़े आदमी को बोट की वेलोसिटी ये दिख रही है, विच इज इक्वल टू v प्लस u। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। पानी के साथ बहने वाली चींटी को बोट की जो वेलोसिटी दिख रही है वो v है, और पानी की वेलोसिटी जो रिवर बैंक पे खड़े आदमी को दिख रही है वो u है। तो v और u का वेक्टर सम करेंगे तो आपको बोट की एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगी। vb क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन रिवर बैंक। तो रिवर बैंक पे खड़े आदमी के लिए बोट की एक्चुअल वेलोसिटी पानी के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी में पानी की वेलोसिटी के वेक्टर एडिशन से मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसमें जो सबसे सिंपल केस हो सकते हैं वो वन डायमेंशनल मोशन के हो सकते हैं। दिस इज रिवर फ्लोइंग दिस वे, और आपके पास वो बोट है जो सिंगल स्पीड पे चलती है, एक ही स्पीड पे चलती है, स्टार्ट कर दो एक ही स्पीड पे चलती है। लेट अस से स्टिल वाटर में बोट की वेलोसिटी v है। स्टिल वाटर में बोट की वेलोसिटी या बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर एक ही चीज होता है, ऐसा पिछली क्लास में हमने समझा था। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल थमा हुआ, नॉट फ्लोइंग वाटर, तालाब में बोट की वेलोसिटी v है। अगर ये पानी का फ्लो रोक दे तो ये बोट v वेलोसिटी से चलेगा।
लेकिन आप सभी जानते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि हम यहाँ रिवर बैंक पे खड़े होकर देखें, रिवर में फ्लो की वजह से बोट की स्पीड एक्चुअल में ज़्यादा हो जाती है, वी से ज़्यादा हो जाती है, रिवर अपने साथ उसको बहा कर ले जाती है। तो मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ कि रिवर बैंक पे खड़े आदमी को बोट की एक्चुअल स्पीड क्या दिखेगी। आंसर है वी और यू का वेक्टर सब। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। अगर पानी का फ्लो रुक जाए तो बोट वी स्पीड से चलेगा। अगर पानी बह रहा है तो यहाँ खड़े बाहर खड़े आदमी को दिखेगा कि बोट की वेलोसिटी v प्लस यू है। ये वन डायमेंशनल केस है। बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है, अलोंग दी फ्लो जा रही है। इस सिचुएशन में दो वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है, v और u, इसको v बोल रहे हैं हम, इसको u, v प्लस यू, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? v प्लस यू। तो ऐसी सिचुएशन में रिवर बैंक पे खड़े आदमी को बोट की वेलोसिटी हर हाल में v प्लस यू दिखाई देगी। तो बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, velocity of boat in the direction of flow will be equal to v plus u. In this case, vb will be equal to v plus u. Now the other case is when your boat is moving upstream. Once again I repeat, what is u? Velocity of water. What is v? Velocity of boat relative to water. अगर पानी का फ्लो रोक दिया जाए, ये तालाब हो, तो बोट फिर इधर चले इधर चले इधर चले इधर चले या इधर चले, उसकी स्पीड एक ही होगी, तालाब है v। स्टिल वाटर में या पानी के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी v है, वाटर की फ्लो वेलोसिटी u है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस पर्टिकुलर केस में रिवर बैंक पे जो आदमी खड़ा है उसको बोट की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? वेलोसिटी ऑफ बोट ऑपोजिट टू द फ्लो, वेलोसिटी ऑफ बोट अगेंस्ट द फ्लो, या लिख देता हूं इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। अपस्ट्रीम, गोइंग अपस्ट्रीम मीन्स गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। अपस्ट्रीम डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी v माइनस यू होगी, v माइनस यू। क्यों? हमें एक्चुअली v प्लस यू निकालना है। तो ये दो वेक्टर हैं विच आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, इनका रिजल्टेंट बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड। तो लेट अस अज्यूम कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में पानी की स्पीड से ज़्यादा है, लेट अस से v इज ग्रेटर देन u। अगर ऐसा नहीं होगा तो बोट कुछ भी करे वो पानी के साथ इधर बहती हुई चली जाएगी। अगर v u से बड़ा है तभी बोट इस तरफ शिफ्ट होगी। यहाँ खड़े आदमी को बोट की स्पीड इस डायरेक्शन में थोड़ी कम दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी? v माइनस यू। एकदम कॉमन सेंस से हम इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर पानी का फ्लो ना हो तो बोट की वेलोसिटी v, अगर मीडियम, पानी जो मीडियम है जिसमें बोट चलता है वो मीडियम अगर u स्पीड से चल रहा हो तो बोट की स्पीड v प्लस यू। मीडियम की स्पीड जोड़ दीजिए। पानी में कोई मोशन ना हो, बोट की वेलोसिटी v। मीडियम u स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो बोट की वेलोसिटी v माइनस यू। सो ये टू डायमेंशन में भी ट्रू है। यही बात हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि अगर पानी में फ्लो नहीं है तो बोट कहीं भी जाए, बोट की वेलोसिटी v, और अगर पानी में फ्लो है तो मीडियम मतलब पानी की वेलोसिटी को v के साथ वेक्टर एडिशन कीजिए, v प्लस यू कीजिए, आपको बोट की वेलोसिटी मिल जाएगी। एक बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे।
सपोज रिवर की फ्लो स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, कांस्टेंट। रिवर के अंदर कई जगहों पे मंदिर बने होते हैं। यहाँ पे एक टेम्पल है ए, और थोड़ा आगे जाकर यहाँ एक और टेम्पल है बी। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस से वो 4 किलोमीटर है। ठीक है। एक बोट ए से स्टार्ट करती है चलना, वो बी तक जाती है और फिर बिना रुके यू टर्न लेकर वो बी से चलकर वापस ए आ जाती है। क्वेश्चन में गिवन है कि स्पीड ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, स्पीड ऑफ बोट relative to water or speed of boat in still water is 3 किलोमीटर पर आवर। अगर इस बोट को स्टिल वाटर तालाब में छोड़ दिया जाए तो वो 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलती है। अब उसको आपने इस रिवर में चलने को कहा है। आप बोट को पहले डाउन स्ट्रीम जाता हुआ देख रहे हो ए से बी, और फिर लौटकर बी से ए अपस्ट्रीम आता हुआ देख रहे हो। क्वेश्चन है व्हाट विल बी टोटल टाइम टेकन इन द राउंड जर्नी। आई मीन बोट मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कंप्लीट दिस जर्नी। फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, दैट इज द क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके खुद से आंसर दें। व्हाट इज टोटल ट्रैवल टाइम फॉर द बोट फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। Travel time from A to B. The velocities are constant. All velocities, all given velocities are constant. When the boat is going downstream, its speed will become v plus u. So its actual speed will be 3 किलोमीटर पर आवर प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। अगर तालाब होता है, पानी का फ्लो नहीं होता, बोट 3 की स्पीड से चलती। अब पूरा मीडियम पानी 2 की स्पीड से चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ खड़े आदमी को दिखेगा कि वो 3 + 2 हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज 4 किलोमीटर and the velocity will be v plus u, which is 5 kilometer per hour. So naturally the time required to move from A to B will be 4/5 hour. Similarly, when the boat takes a U-turn and moves from B to A, how much time is needed? It still has to cover a distance of 4 kilometer, but this time its velocity will be only 1 kilometer per hour. V minus u when you are moving against the flow. अगर ये तालाब होता तो B से A आने में भी बोट की स्पीड कितनी होती? 3. But the medium, the water is flowing against its motion at a velocity of 2 kilometer per hour. So the resultant velocity in this direction will be 3 minus 2, 1 kilometer per hour. So this becomes 4 hour. So the total travel time will be sum of these two. (24/5 hour). This is the correct answer. Okay. Let me tell you a very interesting example. I guess this is first question in the famous book of I.E. Irodov. And when I was a student, I struggled hard
to solve this question. Right now, I am going to tell you a wonderful method of doing this question. Let us first understand what the question is. Okay, this is river. It is flowing from left to right in this diagram. Now, there is a boat and there is a raft. राफ्ट मतलब कोई लकड़ी का बड़ा सा तख्ता है, डोंगी है, जिसमें कोई इंजन नहीं लगा है, बस वो पानी की स्पीड से चल रहा है। जैसे वो पानी में बहता हुआ पत्ता था, वैसे ही ये लकड़ी का एक टुकड़ा है बड़ा सा, जो पानी की ही स्पीड से चल रहा है। और क्वेश्चन ऐसा है कि इस बोट ने पॉइंट ए पर इस राफ्ट को ओवरटेक किया। राफ्ट कैसी चीज है? वो पानी की स्पीड से चल रही है। ऑब्वियसली राफ्ट पानी की स्पीड से चल रहा है। इधर से एक मोटर बोट आई, ऐसे कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली बोट है, ये माने स्टिल वाटर में कांस्टेंट स्पीड। ये मोटर बोट इधर आई और पॉइंट ए पर उस बोट ने इस राफ्ट को ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद, दैट मीन्स बोट की स्पीड ज़्यादा है, ओवरटेक करने के बाद ये बोट 1 घंटे तक सीधी चलती रही। ओवरटेक करने के बाद ये बोट 1 घंटे तक बिल्कुल सीधी चलती रही। ठीक है, ओवरटेक करने के बाद ये बोट 1 घंटे तक एकदम सीधी चलती रही। अब 1 घंटे के बाद जो बोटमैन है उसने यू टर्न लिया, बी पर, पॉइंट बी पर उसने यू टर्न लिया और वापस चलने लगा। ये वापस आ रहा है। अब अगर ठीक से समझो तो ये जो राफ्ट है, ये पानी की जो फ्लो स्पीड है यू, उससे बहता जा रहा है। राफ्ट पानी की स्पीड से चल रहा है, पानी में गिरे हुए पत्ते की तरह है, लकड़ी का एक टुकड़ा जो पानी के ही साथ मूव कर रहा है। बोट पीछे से आई, ए पर ओवरटेक किया, तो बोट जब आगे चली तो पीछे पीछे पानी के साथ राफ्ट भी चल रहा है। वो रुका हुआ थोड़ी, पानी बह रहा है तो राफ्ट चल रहा है। यहाँ से खड़े होके देखोगे रिवर बैंक से तो राफ्ट चलता हुआ दिखेगा, बोट उससे कहीं बहुत तेज चलता हुआ दिखेगा। ये बोट ने यू टर्न लिया, ये बोट वापस आ रहा है, राफ्ट चल रहा है। यहाँ पे दोनों की फिर मुलाकात हुई कि नहीं हुई? जब ये बोट वापस आ रहा है तो वापस लौटते हुए बोट की इस राफ्ट से फिर से मुलाकात हुई। लेट अस से एट दिस पॉइंट सी, ये बोट हमारी यहां पे आ गई है, अब वो इधर जा रही है। क्वेश्चन को समझना क्या बोल रहा हूं। एक राफ्ट पानी में फ्लो कर, पानी के साथ साथ चल रहा है, पीछे से एक मोटर बोट आती है, इट ओवरटेक्स दी राफ्ट, it keeps on moving in forward direction, in downstream direction. After it overtakes the raft, it keeps on moving in forward direction for 1 hour. ओवरटेक करने के बाद 1 घंटे तक बोट सीधी चलती रही, ए से बी 1 घंटे। बी पर इसने यू टर्न लिया और वापस आने लगी। उसकी मुलाकात पॉइंट सी पर राफ्ट से फिर से हुई। राफ्ट उधर जा रहा है, बोट इधर आ रही है, दे क्रॉस ईच अदर। यहां जो आदमी खड़ा है रिवर बैंक पे, उसने इस पूरे इवेंट को देखा और पाया कि ए से सी के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। रिवर बैंक पे खड़े आदमी ने देखा कि पॉइंट ए और सी के बीच का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है।
तो आपको बताना है रिवर के फ्लो की स्पीड क्या है, व्हाट इज फ्लो स्पीड ऑफ द रिवर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ऑफ कोर्स एक ऑब्जर्वर यहां रिवर बैंक पे खड़ा है ऐसा सोच के सॉल्व कर सकते हो। यू कैन फ्रेम इक्वेशन एंड गेट द आंसर। हो सकता है कि एक आध बार गलती करो पर अल्टीमेटली कर सकते हो। पर मैं तुम्हें एक डिफरेंट तरीका बताना चाहता हूं। आप ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करो। देखिए, हम बोट के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे एक ऐसे ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस राफ्ट में बैठा है। जस्ट इमेजिन कि ये बहते हुए लकड़ी के टुकड़े पे एक आदमी, एक स्टूडेंट बैठा है, वो पानी की स्पीड से चल रहा है। यहाँ खड़े किसी आदमी को क्या दिखेगा कि ये वाटर फ्लो की स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन उस स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे तो बोलेगा मैं नदी में नहीं, मैं तो तालाब में हूँ, देयर इज़ नो फ्लो। ऐसा आपको फील नहीं होता है क्योंकि आप रिवर अगर कम चौड़ी है तो रिवर बैंक पे खड़े पेड़ को देखते हो, वहाँ बने बिल्डिंग को देखते हो, वहाँ खड़े लोगों को देखते हो और देखते हो कि वो चीज़ें हिल रही हैं। मतलब आपको एक बैकग्राउंड मिल जाता है देखने को कि पेड़ है और पेड़ के रिस्पेक्ट में मैं आगे जा रहा हूँ। नहीं, अगर रिवर बहुत चौड़ी है इमेजिन करो और सच में तुम यहाँ हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि रिवर फ्लो कर रही है? कभी पता नहीं चलेगा, कभी पता नहीं चलेगा। और बहुत दूर में खड़ा एक पेड़ है तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि पेड़ चल रहा है, देयर इज नो फ्लो इन द वाटर। इस रेफरेंस फ्रेम में रिवर है ही नहीं, वाटर इज स्टिल। तो जस्ट इमेजिन इस राफ्ट के ऊपर एक ऑब्जर्वर है, वो इस पूरे इवेंट को कैसे देखता है। उसने देखा एक मोटर बोट सर्टेन स्पीड v से, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। इस आदमी को बोट की जो वेलोसिटी दिख रही है, इस ऑब्जर्वर ने यह देखा कि एक बोट उसको ओवरटेक करती है और 1 घंटे तक सीधी चल के जाती है, 1 आवर। बोट यू टर्न लेती है और फिर वापस उसी के पास आ जाती है और फिर से दोनों मिलते हैं। क्या देखेगा ये ऑब्जर्वर? ये ऑब्जर्वर खुद को चलता हुआ नहीं देख रहा है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर। एक तो वो खुद को चलता हुआ नहीं देख रहा, उसके लिए राफ्ट तो स्टेशनरी, उसको लग रहा है मैं जहाँ बीच पानी में बैठा था वहीं अभी भी बैठा हूँ। उसके बगल में एक छोटा सा पत्ता था, वो पत्ता उसके साथ ही उसी के पास रहता है हमेशा। ये बोट, ये बगल में एक लीफ, वो लीफ उस आदमी के साथ ही रहता है। क्यों? यहाँ खड़े आदमी को दिखता है कि दोनों चल रहे हैं, राफ्ट और लीफ, लेकिन उसको वो लीफ चलता हुआ थोड़ी दिखता है, वो दिखता है वहीं है उससे 1 मीटर दूर। तो ही नेवर नोज दैट देयर इज फ्लो इन वाटर। इस आदमी के लिए तालाब है और तालाब में बोट इधर जाए, इधर आए, या फॉर दैट मैटर इधर जाए, उसकी एक ही स्पीड होगी। अगर हम तालाब में एक बोट को छोड़े तो ईस्ट की तरफ गया कि वेस्ट की तरफ गया कि नॉर्थ की तरफ गया कि नॉर्थ ईस्ट में गया, क्या फर्क पड़ता है? बोट की स्पीड तो एक ही होगी। तो इस आदमी को यह दिखता है कि ये बोट एक कांस्टेंट स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, 1 घंटे तक चलता रहा, यू टर्न लिया और फिर उसके पास आ गया। दोनों की फिर से मुलाकात हुई। यहां रिवर बैंक पे खड़े आदमी को दिख रहा था कि ये राफ्ट चल रहा है। तो जो मुलाकात पहली हुई थी वो यहां और दूसरी यहां। लेकिन
इस रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्वर जो है वो राफ्ट को चलता हुआ नहीं देख रहा है, देयर इज नो फ्लो इन वाटर। उस आदमी के हिसाब से वो चुपचाप बैठा था, ये चुपचाप बैठा है, एक बोट निकल के गई, 1 घंटे तक सामने गई और लौट के फिर उसके पास वापस आ गई, ये तो खुद तो चला नहीं। तो बोट को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में 1 घंटा लगा तो लौट कर आने में कितना टाइम लगेगा? आंसर है 1 घंटा। भाई इस रेफरेंस फ्रेम में पिक्चर कुछ ऐसा है कि मैं चुपचाप बैठा हूं, तुम दौड़ते हुए गए मेरे सामने एक कांस्टेंट स्पीड से, 1 घंटे तक सीधा दौड़ते रहे, फिर लौट के आए तो लौट के आने में भी 1 घंटा लगेगा ना, जहां गए हो वहां से वापस आने। सेम सीन है इसके साथ। इन्होंने देखा कि मैं तो चुपचाप बैठा हूं, ये बोट गई 1 घंटे तक सीधे गई, तो वापस लौट के आने में 1 घंटा तो लगेगा। देयर इज नो रिवर, इस आदमी के लिए तालाब है, देयर इज नो फ्लो इन वाटर। सो इस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमें इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि टोटल ट्रैवल टाइम फॉर द बोट इज 2 आवर। बोट 1 घंटे तक सामने गई और 1 घंटे वापस आने में उसको लगा होगा, एकदम कंफर्म। टोटल ट्रैवल टाइम फॉर बोट इज 2 आवर। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, ऐसे कॉमन सेंस। तो बोट और राफ्ट अभी मिले, 2 घंटे बाद फिर से मिले, टाइम पता चल गया हमें। अब वापस आ जाते हैं रिवर बैंक के रेफरेंस फ्रेम में, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में। यहाँ जो रिवर बैंक पे आदमी खड़ा है, ये आदमी जो रिवर बैंक पे खड़ा है, इसने क्या देखा? इसने देखा कि बोट ने राफ्ट को ओवरटेक किया, बोट ने राफ्ट को ओवरटेक किया, राफ्ट धीरे धीरे चल रहा है, बोट बहुत तेज चल रहा है, बोट यहाँ से यू टर्न लेके आया और ये राफ्ट से मुलाकात हुई। लेकिन पहली मुलाकात और दूसरी मुलाकात, दोनों के बीच का टाइम गैप तो 2 घंटे है पक्का। घड़ी तो इसकी और इसकी सेम तरीके से चल रही है। इसने देखा कि बोट अभी अभी मुझे क्रॉस करके गई और 2 घंटे बाद देखा कि बोट वापस मेरे पास आ गई। तो भाई इस आदमी ने क्या देखा कि बोट और राफ्ट अभी मिले, फिर से बोट और राफ्ट मिले, तो दोनों के बीच का टाइम गैप कितना हुआ? 2 घंटे। जैसे ही रेफरेंस फ्रेम चेंज किया, टाइम इजीली कैलकुलेट हो गया। अब इस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इन्होंने देखा कि 2 घंटे के टाइम में ये जो राफ्ट है ये 6 किलोमीटर चला। टोटल टाइम कितना लगा बोट को जाके वापस आने में? 2 घंटे। उस ऑब्जर्वर ने बताया। अब वापस रिवर बैंक में आ जाओ, लेट अस अज्यूम कि ऑब्जर्वर रिवर बैंक पे। इन साहब को पता चल चुका है कि ये पहली मुलाकात और दूसरी मुलाकात के बीच का टाइम इंटरवल 2 घंटे है। 2 घंटे में ये राफ्ट धीरे 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 चलती हुई ए से सी तक पहुंची। 2 घंटे में बोट ने यूं ट्रिप लगाया, 2 घंटे में राफ्ट ने इतना ट्रिप लगाया। तो राफ्ट किस स्पीड से चल रही है? यू, पानी के फ्लो की स्पीड से। यू स्पीड से 2 घंटे तक चलने वाली राफ्ट, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 किलोमीटर। मतलब राफ्ट की स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर। अरे भाई राफ्ट 2 घंटे में 6 किलोमीटर चली, तो उसकी स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर थी ना। दैट्स ऑल। जो राफ्ट की स्पीड है वही पानी की स्पीड है, 3 किलोमीटर पर आवर। सो the speed of flow, water flow will be 6 kilometer by 2 hour, 3 kilometer per hour. I hope it is clear to you. आप पूरे क्वेश्चन को इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकते हैं। मोटी बात यह है कि जब बोट आगे जा रही थी तो बोट की वेलोसिटी v प्लस यू थी डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ से यहाँ ज़्यादा स्पीड से बोट गई, 1 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस चली। जब बोट लौट के आ रही है तो उसकी स्पीड v माइनस यू है, जैसा इनको दिख रहा है कि इधर बोट बड़ी तेजी से गई v प्लस यू स्पीड से, लौटी v माइनस यू स्पीड से। तो 1 घंटे में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा दूर गई, डाउन स्ट्रीम ज़्यादा गई, और अपस्ट्रीम डायरेक्शन में 1 घंटे में
बोट का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम हुआ क्योंकि इधर जाने में उसकी स्पीड कम थी। और उस पूरे टाइम इंटरवल में राफ्ट जो कि u वेलोसिटी से चल रहा है उसने ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यूजिंग दिस यू कैन फ्रेम वन इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने से भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए now let us consider a two-dimensional case. ये रिवर फ्लो स्पीड u, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन को बातचीत में आसानी के लिए x डायरेक्शन नाम देता हूँ और रिवर बैंक के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन का नाम दे देता हूँ। मान लो एक स्विमर है या एक बोट है, व्हाटएवर स्विमर है लेट अस से, उस स्विमर को इस पॉइंट से स्विम करके इस पॉइंट तक जाना है। जस्ट ऐसा इमेजिन करो कि एक स्विमर है या एक बोट है जिसको रिवर बैंक के पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक जाना है। अब अगर ये नदी नहीं तालाब होती तो बिल्कुल वो साहब जो हैं ऐसे तैरना शुरू करते, ऐसे, और ऐसा चलते 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 यहाँ पहुँच जाते। ये उनका सिर है, ये उनकी पैर है, तो थोड़ी देर के बाद वो यहाँ आ जाते। अगर ये तालाब होता तो वो इस लाइन को फॉलो करते हुए ए से बी तक पहुँच जाते, लेकिन ये तालाब नहीं है। अगर पानी में कोई फ्लो नहीं होता, देखो उन्होंने अपना सिर यहाँ पे रखा है, पैर यहाँ रखा है, अपनी बॉडी को ऐसा ओरिएंट किया है और लगे हाथ पैर मारने, सोचते हुए कि मुझे तो बी जाना है तो मेरा सिर बिल्कुल बी की तरफ होना चाहिए, सो दैट आई विल रीच पॉइंट बी। ये फिजिक्स नहीं जानते, इनको नहीं पता है कि इनकी वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर v है। मतलब अगर फ्लो नहीं होता तो सच में ये बी पे पहुंच जाते, लेकिन अगर फ्लो है, अगर ये फ्लो है तो उनकी एक्चुअल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं होगी। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। इस v में जब हम u को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तब हमें इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। पानी अगर फ्लो नहीं कर रही होती तो ये आदमी ऐसे चलता, लेकिन पानी के फ्लो की वजह से इनकी एक्चुअल वेलोसिटी हमें मिलेगी v और u के वेक्टर सम से। ऐसा हम इक्वेशन लिख चुके हैं, हमने ऐसा लिखा था, वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to ground or with respect to river bank is velocity of boat relative to water plus velocity of water. Relative velocity जो है मीडियम के रिस्पेक्ट में, उसमें मीडियम की वेलोसिटी को जोड़ देना है। तो अभी तक सिचुएशन ऐसा था कि जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में पानी का फ्लो था या उल्टे डायरेक्शन में था, तो सिंपल v प्लस यू और v माइनस यू से हमें स्पीड मिल जाता था। अब ऐसा है कि पानी का फ्लो न हो तो आदमी ऐसे चल रहा है और पानी का फ्लो होने की वजह से ये आदमी बॉडी तो ऐसे रखता है, लेकिन पानी ऐसे सोचो ना भाई मोटी बुद्धि से कि पानी इसको धकेल के इसको ऐसे कहीं ले जाएगी। कॉमन सेंस, फॉरगेट फिजिक्स। ये आदमी ऐसे चलना चाहता है लेकिन पानी इसको ऐसे धकेल के कहीं यहाँ पहुँचा देगी। इस आदमी की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो वेक्टर v और वेक्टर u का रिजल्टेंट, ये v और u का सम, वेक्टर सम, दो परपेंडिकुलर वेक्टर v u, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जो रेक्टेंगल है, और ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर या मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बैंक। ये एक्चुअल वेलोसिटी है। दैट मीन्स यहाँ रिवर बैंक पे खड़ा आदमी देखेगा इन साहब को, ये जो अपना सिर इधर रखते हैं
वाई डायरेक्शन में इन्होंने अपनी वाई एक्सिस के अलॉन्ग अपनी बॉडी को रखा हुआ है, लेकिन पानी के बहाव की वजह से वो इस डायरेक्शन में नहीं चल पा रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पानी उनको बहा के ले जा रही है अपने साथ। तो ये आदमी की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस लाइन के अलॉन्ग है। इस वेक्टर को मैं क्या नाम दे दूं? बोट था तो वी बी लिखा था, मैन है, स्विमर है, तो वी एम लिख दे रहा हूं, है ना। वी एम, वी एम क्या है? ये वेक्टर वी एम क्या है? दिस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बैंक, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो कैसे मिलेगा? v और u के वेक्टर सम से। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर और मैन with respect to the river bank, मतलब इसकी एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअली मैं एक और ड्राइंग में बनाता हूं। आदमी अगर अपनी बॉडी को ऐसा ओरिएंट करके रखेगा और उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस लाइन के अलॉन्ग है, ये पॉइंट सी है। हाँ, आदमी ए से चलेगा, बी पे नहीं पहुंचेगा, वो सी पे पहुंचेगा, उसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा। पर ध्यान देना, समझना, उसकी जो बॉडी है वो हमेशा ऐसे, वो तो बस वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर अपनी बॉडी को ओरिएंट करके रख रहा है। आदमी ने एक बार देखा कि मुझे वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर बी पे जाना है, बेवकूफ आदमी। उसने देखा कि मुझे वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर पॉइंट बी पे जाना है, उसने अपनी बॉडी को ऐसे रखा कि मैं तो वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर रहूंगा और हाथ पैर मारूंगा। लेकिन पानी के बहाव की वजह से उसकी बॉडी को एक वेलोसिटी इधर भी मिल गया। फैक्ट है कि उसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में v है और x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी सच में u है कि नहीं? उसकी जो वेलोसिटी है रिजल्टेंट, उसका y कंपोनेंट v है और x कंपोनेंट u है। तो हकीकत में उसकी बॉडी तो ऐसे ही रहेगी, ऐसे, ये सिर है उसका, ये पैर है, लेकिन वो मूव ऐसे करेगा। देखो उसकी बॉडी ऐसे, सिर उधर, वो जाना उधर चाहता है, लेकिन पानी के बहाव की वजह से उसकी बॉडी ऐसे चल रही है, तो वो पहुंचेगा सी। हाँ, उसका सिर यहाँ है, पैर यहाँ है, ये बात ठीक से समझ लो। उसका एफर्ट उधर है और पानी इधर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से वो पहुंचेगा सी पे। तो ए से चला आदमी बी पर नहीं पहुंचकर सी पर पहुंचेगा। अगर आप हाथ पैर ऐसे मारोगे, इस डिस्टेंस को हम ड्रिफ्ट कह सकते हैं। लेट अस से रिवर की विड्थ एल है। बताओ इस केस में नदी को क्रॉस करने में आदमी को कितना टाइम लगा? व्हाट इज टाइम टू क्रॉस द रिवर? एनी गेस? एल बाई वी। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, याद करो। y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका इस बात से कोई रिलेशन नहीं है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है। आदमी जब यहां पहुंच गया तो भी उसकी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v है। ऑलवेज उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी v है, x डायरेक्शन की u। x डायरेक्शन में वो u की कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है और y डायरेक्शन में वो v की कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। नदी को क्रॉस करना, रिवर को क्रॉस करने का मतलब है इस बैंक से इस बैंक तक पहुंचना। इसका मीनिंग है y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट l होना। जैसे ही आदमी
का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एल के इक्वल हो जाएगा, आदमी डेफिनेटली रिवर को क्रॉस कर गया, भले ही वो यहां पहुंचा है या हो सका कि यहां पहुंचा है या यहां पहुंचा है, बराबर, पर वाई डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट एल ही हुआ ना। एक्स डायरेक्शन में आप कितनी दूर गए, इसका रिवर क्रॉस करने से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं। आप ऐसे बहते 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 अरेबियन सी में चले जाइए, रिवर क्रॉस तो नहीं हुआ। रिवर क्रॉस तो तभी होगा जब आप वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगे, और वाई डायरेक्शन में जैसे ही एल डिस्प्लेसमेंट हुआ आप नदी पार हो चुके हो। देयरफॉर टाइम टू क्रॉस द रिवर कैन बी सिंपली कैलकुलेटेड एज एल डिवाइडेड बाई वी। एल इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ वी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज v, और डिस्प्लेसमेंट l होने से आप नदी पार हो गए। तो v वेलोसिटी से इधर अगर आप चल रहे हैं तो l डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा ये। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट मीन्स x, b की बजाय c पे पहुंच गए। कैन यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x ड्रिफ्ट? थिंक अबाउट इट फॉर ए मोमेंट। वेरी सिंपल। What is velocity component in x direction? U. This man is continuously moving in x direction with velocity u. For how long? कितनी देर तक ये मूव करता है? t टाइम तक। इतनी देर में तो वो नदी क्रॉस ही कर गया, अब अगले बैंक पे पहुंच गया। तो टोटल t सेकेंड तक या t मिनट तक या t आवर तक ये आदमी u वेलोसिटी से x डायरेक्शन में आगे जा रहा था। हर समय उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u है, ऑलवेज। तो t सेकेंड में, इतने टाइम में u वेलोसिटी से इधर चले तो कितनी दूर चले गए होंगे? ut। t की जगह l बाई वी। सो दिस इज द ड्रिफ्ट। अगर आप गौर से समझेंगे, दिस इज द मिनिमम टाइम नीडेड टू क्रॉस द रिवर। अगर आदमी की स्विमिंग स्पीड स्टिल वाटर में v है, फिक्स्ड है, v कैनॉट बी इंक्रीज्ड। आदमी जिस स्पीड से स्विम कर सकता है वो फिक्स्ड है v। रिवर की फ्लो स्पीड फिक्स्ड है u। आदमी को जितनी जल्दी हो सके इस बैंक से इस बैंक तक जाना है, b पर पहुंचा कि यहां पहुंचा कि c पर पहुंचा, इसका कोई कंसर्न नहीं है। कहीं भी पहुंचो उस बैंक पे पहुंच जाओ, मान लो ऐसा है, ठीक है। इस बैंक पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना वायरस है, उस बैंक पे लोग हैं जिनको कोई कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं है। इनको तो बस जल्दी से जल्दी उस पार जाना है। तो जल्दी से जल्दी उस पार जाने के लिए इनको वाई डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी कंपोनेंट मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, क्योंकि नदी पार करने का मतलब वाई डायरेक्शन में एल डिस्प्लेसमेंट करना। तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम रखनी है जिससे आप जल्दी से जल्दी नदी पार कर जाएं। अब कॉमन सेंस से सोचें भाई, जो इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो v और u का वेक्टर सम है। अब ये रिवर फ्लो का जो डायरेक्शन है उसको तो आदमी नहीं बदल पाएगा ना, वो भगवान ही बदल पाएंगे, तो वो तो x डायरेक्शन में ही रहेगा। और आपको y डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप अपनी पूरी वेलोसिटी y डायरेक्शन में रखो। v ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए, अपनी पूरी वेलोसिटी v को तुम y डायरेक्शन में रखो, अपना पूरा एफर्ट y डायरेक्शन में रखो। ठीक है, नदी बहा के ले जा रही है, बहाने दो, नदी के बहाने से तुम x डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अपनी पूरी ताकत जो तुम झोंक रहे हो वो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती y डायरेक्शन में, v से ज़्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती y डायरेक्शन में। कैसे हो? इससे बड़ी वेलोसिटी नहीं हो सकती y डायरेक्शन में, इसलिए इससे कम टाइम नहीं लगेगा आपको रिवर को क्रॉस करने में। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम in which you will be able to cross the river. So, in this case, the time needed to cross the river is least. Okay. Now
let us assume that this fellow wants to reach B on the other bank of the river. That means we want to cross the river via shortest route. नदी को क्रॉस करने का सबसे छोटा रास्ता तो यही है ना, ये तो बड़ा रास्ता हो गया। सबसे छोटे रास्ते से मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे आप जाना चाहते हैं, दूसरे बैंक पे, ए से चलकर बी पर जाना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट रूट से रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, क्या करें? ध्यान दीजिए, अगर आप अपनी वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर कंप्लीटली ऐसे रखेंगे, अपनी बॉडी का ओरिएंटेशन ऐसे रखेंगे, तो नदी आपको बहा के यहां ले जाती है, आपको सीधे बी पे पहुंचना है। इसके लिए आपको अपनी बॉडी का ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर ऐसे रखनी पड़ेगी। ये कौन सी वेलोसिटी है? अगर ये नदी नहीं तालाब होती तो आप ऐसे स्विम कर रहे दिखाई देते। अगर ये नदी नहीं तालाब होती तो आपने अपनी बॉडी को ऐसा रखा और आप ऐसे चल रहे होते, आप यहां पहुंच जाते। तो आपने अपनी बॉडी को वाटर फ्लो के डायरेक्शन से थोड़ा टिल्ट कर लिया। यू आर नॉट मूविंग ट्राइंग टू मूव परपेंडिकुलर टू वाटर फ्लो। आप रिवर बैंक के साथ एक इंक्लिनेशन पे अपनी बॉडी को ओरिएंट करते हो ऐसा, ठीक है? तो इस v वेक्टर में जब हम u वेक्टर को जोड़ेंगे, u क्या है? वाटर की वेलोसिटी। इस v वेक्टर में हम u वेक्टर को जोड़ेंगे, वेक्टर एडिशन, ये पैर अलग से बना दे रहा हूं, ये v, ये u, पैरेललोग्राम रूल, ये रिजल्टेंट होगा। ऐसा ही ये v, अगर पानी में फ्लो नहीं होता तो आपकी वेलोसिटी इधर, वाटर के रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी इधर, उसमें वाटर की वेलोसिटी को जोड़िए। आप अपना डायरेक्शन, v का डायरेक्शन ऐसा चुनिए जिससे कि ये v और u का वेक्टर सम ये हो जाए। ये इसको मैं फिर से क्या लिख देता हूं? vm, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर बैंक। यहां खड़े आदमी को दिखता है, अगर ये पानी में बहने वाली जो चींटी है उसकी बात करें, उसको दिखता है कि आदमी ऐसे तैर रहा है। यहां खड़े आदमी को दिखता है कि ये आदमी लाइन ए बी के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है। क्यों? उस रिलेटिव वेलोसिटी v और उसमें जोड़ा मीडियम की वेलोसिटी u, वेक्टर एडिशन, v और u का वेक्टर सम, ये बिल्कुल ऐसा आ रहा है। ऐसा ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन y डायरेक्शन में हुआ तो ऑब्वियसली आदमी लाइन ए बी के अलॉन्ग चलता हुआ बी पर पहुंच जाएगा। पर ऐसा होने के लिए जरूरी क्या है? आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। द रिजल्टेंट वेलोसिटी मस्ट बी इन y डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेलोसिटी का x कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, सो मान लो कि तुमने अपनी बॉडी को, अच्छा एक और बात पहले बता दूं कि तुम्हारा मूवमेंट कैसे होगा, पहले ये देखो। तुम चलोगे इस लाइन पे, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बॉडी का जो ओरिएंटेशन है वो तो ऐसा रहेगा। अभी अगर अचानक से नदी में बहाव बंद हो जाए तो तुम ऐसे चलने लगोगे। तुम्हारी वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर ऐसे इधर,
तुम पानी ना बहे तो तुम ऐसे जा रहे हो, पर पानी के धक्के की वजह से, मीडियम के फ्लो की वजह से तुम ऐसे नहीं चल पा रहे हो, तुम्हारी बॉडी ऐसे चल रही है। मोटी बात यह है कि जो रिवर फ्लो का इफेक्ट है उसको तुमने इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देके नलीफाई कर दिया है। जो पानी का बहाव है यू, ये तुम्हें इधर ले जाना चाहता है, उतनी ही वेलोसिटी तुमने ये उल्टे डायरेक्शन में दे दी है अपनी बॉडी की, तो जिससे एक्स डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। ऐसा हो सके इसके लिए ज़रूरी है कि तुम अपनी बॉडी को ये वाई एक्सिस से थीटा ओरिएंटेशन पे रखो, सच दैट वी साइन थीटा इज इक्वल टू यू। ये कैसे पता चला मुझे जल्दी से? तो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसा फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं, एक है v और एक है u। ठीक है, एडिशन के लिए पैरेललोग्राम, ट्रायंगल रूल, ये सब हमने पढ़ा है, पर कंपोनेंट्स करके भी ऐड करना सीखा, वो बहुत बार देखेंगे आपकी आसान होता है। तो हम यहाँ पे जल्दी से ऐसे सोच लेते हैं, सबसे सिंपल तरीका, इस वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट करो। y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है v cos थीटा और निगेटिव x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है v sin थीटा। ये जो आदमी की वेलोसिटी है रिलेटिव टू वाटर, इसके दो कंपोनेंट कर दिए, v cos थीटा और v sin थीटा। इस वेक्टर को अगर आप बिल्कुल एकदम फॉर्मल तरीके से लिखें, एकदम फॉर्मल तरीके से लिखें तो आदमी की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेक्टर v और u का सम है। v को आप लिख सकते हैं v sin थीटा माइनस i, v cos थीटा प्लस j। और u को लिख सकते हैं ui। ui ये दूसरा वेक्टर, और इस वेक्टर को लिख दिया v cos थीटा j, v sin थीटा माइनस i। तो ऑब्वियसली ये बन गया ऐसा। ये आदमी की रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब आप क्या चाहते हो कि आदमी की रिजल्टेंट वेलोसिटी y डायरेक्शन में हो, v और u का सम इधर होना चाहिए। दैट मीन्स v और u का जो सम है उसमें x कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, ये नंबर जीरो होना चाहिए। जीरो आई कैप प्लस कुछ कुछ जे कैप। आप चाहते हो कि वेलोसिटी इधर हो, सिर्फ y डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होनी चाहिए ना, तो ये नंबर जीरो होना चाहिए। फॉर velocity of man to be in y direction, u minus v sin theta must be 0, which means sin theta is u by v. Sin theta is u by v. इसको आई जे इतना लिखने की जरूरत थी नहीं, मैंने लिख दिया फॉर्मल तरीके से। आप कॉमन सेंस से ऐसे सोच सकते हैं कि भाई ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट v cos थीटा और v sin थीटा। अगर ये v sin थीटा और u इक्वल है मैग्नीट्यूड में, u और v sin थीटा अगर इक्वल है तो इनका सम जीरो हो जाएगा और रिजल्टेंट बचेगा v cos थीटा। x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ऐड टुगेदर, y कंपोनेंट्स ऐड टुगेदर, ये पूरा ही x डायरेक्शन में। इस वेक्टर का x कंपोनेंट v sin थीटा है, दोनों अपोजिट है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 और ये भी 10 तो दोनों मिलके 0 हो गए ना, तो रिजल्टेंट बचा v cos थीटा। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर u v sin थीटा की इक्वल हुआ, u v sin थीटा की इक्वल हुआ, तो इधर कोई वेलोसिटी नहीं बचेगी आदमी के पास। आदमी के बॉडी की वेलोसिटी सिर्फ y डायरेक्शन में होगी, वो ऐसे चलता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। Therefore, if you wish to travel along line AB, then you must orient your body at an angle theta to the y direction.
You must orient your body to an angle theta with respect to y direction, where theta is given by sine inverse u by v. Now, how much time you will take to cross the river like this? अगर आप इस स्ट्रेट लाइन ए बी पे चल के नदी को पार करना चाहते हैं, तो हाउ मच टाइम यू विल टेक टू क्रॉस द रिवर? In this case, what will be time to cross? What will be time to cross the river? What will be time to cross the river? It is L by V cos theta. Because आपकी बॉडी में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी है? V cos theta. ये कैंसिल हो गए, रिजल्टेंट वेलोसिटी है V cos theta j कैप. ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है आदमी की, ये जीरो. तो आपके बॉडी की रिजल्टेंट वेलोसिटी y डायरेक्शन में v cos थीटा, और इस वेलोसिटी से आपको चलना है l डिस्टेंस. तो टाइम कितना लगेगा? वेरी सिंपल, l बाई v cos थीटा. अब cos थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. cos थीटा को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा इज u बाई वी. आप ऐसे चल सकें इस लाइन पे, इसके लिए जरूरी है कि साइन थीटा की वैल्यू u बाई वी हो. साइन थीटा u बाई वी है तो cos थीटा कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये मैंने लिखा cos थीटा की जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की जगह लिख दिया u बाई वी. तो इसको थोड़ा सा आप खुद से सिंप्लीफाई कर लीजिए. यू गेट L डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो आपको रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? L डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. This is crossing the river by shortest route. AB is the shortest route. There is no drift. X is 0. But this is not the way of crossing the river if you want to cross it in least possible time. अगर आप बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी नदी को पार करना चाहते हैं तो ये सही तरीका नहीं है. रास्ता जरूर छोटा है AB, लेकिन आपकी स्पीड भी घट गई है. आपकी जो स्पीड है उसका एक मेजर हिस्सा ये v साइन थीटा u को कैंसिल करने में चला गया. आपकी स्पीड इस डायरेक्शन में सिर्फ v cos थीटा बची है. cos थीटा हमेशा 1 से कम होता है, तो आपकी स्पीड v से कम हो गई. y डायरेक्शन में आपकी स्पीड v से कम हो गई. तो ऐसा नहीं है कि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो सबसे जल्दी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे. जो पिछला केस हमने डिस्कस किया जिसमें आप अपनी बॉडी को ऐसे रखते हो, रिवर का फ्लो इधर है और आप यहाँ कहीं पहुँच जाते हो, उस केस में आपने मैक्सिमम वेलोसिटी y डायरेक्शन में रखी है तो आप सबसे जल्दी नदी पार करते हो. वो है केस जब आप स्मॉलेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करते हो. लेकिन यहाँ पे रूट जरूर छोटा है, पाथ जरूर छोटा है, पर टाइम सबसे छोटा नहीं है. सो इन दिस केस दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर. Okay, let me ask you a very simple elementary question based on this. A river is flowing at a speed of 2 km per hour and velocity of man relative to water, velocity of swimmer relative to water, V is 5 km per hour, right? The width of river is 1 kilometer. You have to tell me the
minimum time needed to cross the river. First question is find minimum time needed to cross the river. Second, find the drift when the man crosses the river in shortest time. Find the time needed when the man crosses taking the shortest route. Crosses the river taking the shortest route. Okay. So first question is find the minimum time needed to cross the river. Second question is find the drift when the man crosses the river in shortest time. And third is find the time needed when the man crosses taking the shortest route. Pause the video and do it on your own. देखो मिनिमम टाइम नीडेड टू क्रॉस द रिवर. अगर आपको जल्दी से जल्दी रिवर क्रॉस करनी है, अपनी बॉडी को ऐसे रखिए, पूरी अपनी वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर इधर लगाइए. पानी के फ्लो की चिंता मत कीजिए. v और u का वेक्टर सम ये है और आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए यहां पहुंच जाएंगे. आपकी बॉडी थ्रू आउट द मोशन वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी क्योंकि आप अपनी एफर्ट को ऐसा रखते हैं. तो इस केस में जो आपकी वेलोसिटी है रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू रिवर बैंक, उसका वाई कंपोनेंट v है और x कंपोनेंट u है. तो y डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, v से बड़ी हो ही नहीं सकती वेलोसिटी. 1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए y डायरेक्शन में. y डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चले तो नदी पार हो गए और वेलोसिटी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर. सो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर इज ऑलवेज L/V. इस केस में आप अपनी बॉडी को ऐसे रखते हो लेकिन नदी के धक्के की वजह से आप यहां पहुंच जाते हो और टाइम सबसे कम लगा. सो इन दिस पर्टिकुलर केस 1 किलोमीटर बाई 5 आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 1/5 आवर, 1/5 आवर, 12 मिनट में आप नदी पार कर जाओगे. राइट नाउ फाइंड द ड्रिफ्ट व्हेन द मैन क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम. शॉर्टेस्ट टाइम में नदी पार करने पे ये ड्रिफ्ट कितना है. इतने समय में नदी पार कर गए और इतने समय तक x डायरेक्शन में किस स्पीड से बह रहे थे तुम, u स्पीड से. हर समय आपके बॉडी की स्पीड u थी इस डायरेक्शन में. x डायरेक्शन में u स्पीड से चल रहे थे फॉर दिस मच ऑफ टाइम. तो ड्रिफ्ट कितना होगा? आंसर है u स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम 1/5 आवर. 2 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/5 आवर, 2/5 किलोमीटर. तो ये 2/5 0.4 किलोमीटर आप इधर चले जाओगे लेकिन सबसे जल्दी नदी पार करोगे. थर्ड केस, द मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट.
आदमी इस लाइन ए बी पर ही चलना चाहता है। उसके लिए अभी हमने पढ़ा, उसको अपनी बॉडी को ऐसा ओरिएंट करना पड़ेगा एट एन एंगल थीटा विथ वाई डायरेक्शन। v और u का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में होने से वो b पे पहुंच जाएगा। और अभी जस्ट शायद 5 मिनट भी नहीं बीते हैं, हमने कैलकुलेशन किया है। आप लास्ट एक्सप्रेशन को देखिए, टाइम टू क्रॉस द रिवर इन सच केसेस v square minus u square L divided by under root v square minus u square. You can directly make use of this formula. L is 1 kilometer, v is 5, u is 2. So it is 1 divided by under root 21 r. So much will be the time required to cross the river if you take the shortest route. आप कंपेयर कर सकते हैं, this is 1 by 4 point something, this is 1 by 5, so this time is definitely smaller than this. मिनिमम टाइम है। The whole concept can be utilized for motion involving एरोप्लेन एंड विंड। देखो एरोप्लेन फिर से बोट की तरह स्टिल एयर में जब कोई विंड नहीं है तो लेट अस से 500 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से उड़ सकता है। नाउ इफ देयर इज ए विंड, मीडियम है विंड, जैसे पानी मीडियम है बोट के लिए या स्विमर के लिए, वैसे ही एरोप्लेन के लिए जो मीडियम है वो है एयर। तो अगर देयर इज अ विंड, इन दैट केस एरोप्लेन की भी वेलोसिटी जो है वो बदल जाएगी। आई विल जस्ट टेक वन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस। से दिस इज Jabalpur, J for Jabalpur. Delhi lies exactly north of Jabalpur, and let us say the distance is, aerial distance is 1000 kilometer. It is somewhat less than 1000 kilometer, but okay, an easy number, 1000 kilometer. An aeroplane flies from Jabalpur to Delhi and it moves at a constant speed. Let us assume that it moves at a constant speed. When there is no wind, the air is still. In that case, the velocity of aeroplane is 500 kilometer per hour. So, V is 500 kilometer per hour. This is velocity, or rather speed of plane in still water, still air, very sorry. This is velocity of airplane in still air. We even write aeroplane. Now someday, this is exactly north, right? Someday it was found that there is a gusty wind blowing from west to east. On some day, the pilot observed that there is a very strong wind blowing from west to east, and just for sake of framing a question, let us assume the speed of wind is 100 kilometer per hour. It is very high speed. So let us assume that there is a wind from west to east having a speed of 100 kilometer per hour. This velocity of wind from west to east. Aeroplane
flies at a constant speed of 500 km per hour in still air. And today when the aeroplane takes off, the pilot observes that there is a very strong wind blowing at a speed of 100 km per hour. I don't know whether it is safe to fly at such high speeds, but okay, this is a question, just hypothetical question. I have taken some easy looking numbers, that's all. Otherwise, the fundamentals remain same even if the speed is 20 km per hour, 10 km per hour. So now, how much time the pilot will take to reach from Jabalpur to Delhi traveling along the straight line JD? The pilot wants to fly on this straight line, and how much time he will need to cover this distance? So find the time needed to fly from J to D along the line JD. Now once again, the question is very much similar. What you need to understand is, let this be y axis, D, J for Jabalpur, and let us say east direction is x direction. अगर हम एरोप्लेन की बॉडी को ऐसे रखेंगे तो विंड की वजह से वो ऐसे चला जाएगा. सो व्हाट पायलट विल हैव टू डू इज, he will have to orient the velocity of aeroplane, the body of aeroplane like this. This is the aeroplane, and the body of aeroplane has been inclined. The body of aeroplane has been inclined at an angle theta to the north direction. If there is no wind, this aeroplane will fly like this and go somewhere else, maybe Punjab, somewhere west to Delhi, Rajasthan, why not? But today there is a strong wind and pilot has purposefully oriented the body of plane like this. Now this V and the velocity of air, wind, they should be added vectorially. Vector sum of V plus U should be in this direction. So वेक्टर V और U का जो सम है ये हमारे प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी है. इसको मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन A. विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन. और मैं फिर से आपको बता दूं कि जो एरोप्लेन की बॉडी है वो तो ऐसे ही रहेगी पूरी जर्नी में, ऐसे रहेगी. एरोप्लेन की बॉडी ऐसे रहेगी और वो ऐसे चलेगा. अगर हवा बहनी बंद हो जाए तो एरोप्लेन ऐसे चला जाएगा. हवा के धक्के की वजह से उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में. तो अगर आपको इस लाइन पे ट्रैवल करना है तो फिर से इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ना बचे. तो जैसा अभी हमने रिवर बोट प्रॉब्लम में सीखा, आप जानते हैं कि ये तब होगा जब v का कंपोनेंट इधर v साइन थीटा एग्जैक्टली u के इक्वल होगा. विंड की स्पीड v साइन थीटा के इक्वल है तो x डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं बचेगी. विच मीन्स साइन थीटा इज u बाई v. u इज 100, speed is 500, v is 500. So 100 by 500, 1 by 5.
तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5। इस एंगल पे उसको अपनी बॉडी को इंक्लाइन करना पड़ेगा और तब वो ऐसा चल पाएगा। सो नो व्हाट इज द रिजल्टेंट स्पीड? Resultant speed in y direction, resultant velocity in y direction. When I am mentioning direction, I should say velocity. Velocity of aeroplane, this is the resultant velocity, it is v cos theta, isn't it? V cos theta. What is v? 500. What is cos theta? You know sin theta, you can calculate cos theta, right? Under root 1 minus sin square theta. So it will be under root of 24/5. Sin theta is 1/5, you can calculate cos theta. It will be under root of 24/5. So speed of aeroplane is 100 root 24 kilometer per hour in y direction. So how much time it will take to travel? 1000 kilometer distance. Very easy. Time needed is 1000 kilometer at a speed of this much. So 10 by root 24. So many hours. On a normal day अगर कोई विंड ना हो तो 500 की स्पीड से चलने वाला एरोप्लेन 2 आवर्स में पहुंच जाएगा यहाँ, पर आज उसको 2 घंटे से ज़्यादा लगने जा रहे हैं. इट विल टेक मोर देन 2 आवर. So students, we will stop our discussion here only, and in the next class we will discuss the kinematics of circular motion. We will introduce ourselves to curvilinear motion. We will study about the kinematics of circular motion. When a particle moves in a circle, even though with constant speed, it is accelerated, because moving in a circle requires that velocity keeps on changing direction always, and if velocity keeps on changing direction, we say that velocity is changing, which means there is acceleration. We will learn about that acceleration in the next class. So students, thank you. Thanks a lot.